का समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 से आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए मूल नायक देवाधिदेव 1008 श्री महावीर स्वामी की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन पुनीता संका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम यूनिवर्सिटी अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पूज्य गुरुदेव का मंगलमय प्रवास नए भोपाल के साकेत नगर कॉलोनी स्थित महावीर जिनालय के पावन परिसर में चल रहा है। आज का संकट समाधान कार्यक्रम यही स्थान पर आयोजित है। आज के संकट समाधान कार्यक्रम में यहाँ जितने उपस्थित लोग हैं श्रद्धालु, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ भोपाल के समाज की ओर से और साकेत नगरी समाज से, और जो घर बैठे देख रहे हैं उनका भी इस अभिनंदन में मैं उनको शामिल करता हूँ। और बंधुओं, आपको बता दूं कि आगामी 7, 8, 9 फरवरी को जो बृहद स्तर पर भोपाल में पहली बार भावना योग शिविर का आयोजन हो रहा है, उसके लिए श्री कैलाश चंद्र सिंघई जो अध्यक्ष है पिपलानी जैन मंदिर के, उन्होंने उदारता पूर्वक विशेष सहयोग प्रदान किया है। हम उनके इस भावना सम्मान करते हुए उनके आमंत्रित कर रहा हूं भावना योग समिति को कि इनके उदारतापूर्ण योगदान के लिए आप सम्मान करें बंधु, और आप उसमें अपनी कर्तव्य ध्वनि का योगदान दे करके इस सम्मान कर बंधु। ये भावना योग शिविर भोपाल में नहीं पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा भावना योग शिविर का। हाँ, और जो भावना योग समिति में हमने टारगेट रखा था कि इतने लोगों को शिविर काम देंगे, लेकिन संख्या 2000 से ऊपर 2000 टारगेट था और वो लगभग पूर्ण हो चुका है। एक बार भावना योग समिति के अथक प्रयास के लिए और यहाँ के लोगों के उत्साह के लिए भी तालियों का आह्वान दे करके बंधुओं योगदान दीजिए। और चलिए इसी साथ मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री मानवी जैन पाटनी भोपाल, जो काउंसलर भी हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आरकेडी जैन मेडिकल ऑफिसर भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, काउंसलर होते हुए जब हमारे पास क्लाइंट आता है, हमें ऐसी कैसे उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनकी शंका का समाधान हो और अगली बार से उनकी शंका वे स्वयं खुद ही से शंका पूरी करें। देखिए, बहुत अच्छा है, आप काउंसलर के लिए मुझे काउंसलिंग देनी पड़ रही है। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत अच्छी बात है। और आज के समय में लोगों को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत भी पड़ती है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी होते हैं। सबसे पहली बात, एक अच्छे काउंसलर की पहचान ये है कि वो सामने वाले के मनोभावों को पहले से समझे और वो जो पूछना चाह रहा है उसका उत्तर उसके ज़बान में पूछने से पहले आ जाए। दूसरी बात, इससे उसका बड़ा इम्प्रेशन पड़ता है, वो समझता है कि हमारी बात को समझ रहे हैं और हमारे लिए ठीक तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ही पॉजिटिवली और पोलाइटली अपनी बात रखनी चाहिए, उसके हृदय में अपना स्थान बनाने की कोशिश करना चाहिए और उसके दोषों और दुर्बलताओं को बहुत ही सकारात्मक तरीके से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आक्षेप और आरोप परक भाषा को बोलने के बिना उसके हृदय में घुसकर उसे गुदगुदाकर उसके दिल की बात को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस तरह से सफल हो जाए तो मैं समझता हूँ वो जिसे भी अपनी सलाह और परामर्श देगा उस व्यक्ति के जीवन को बदलने में समर्थ हो जाए। डॉक्टर आरकेडी जैन मेडिकल अफसर भोपाल, उसका तैयार रहेंगी अर्चना जैन बाग मुगलिया भोपाल। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज श्री, आपके प्रवचन से ज्ञान प्राप्त किया कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु को हमेशा देखते रहना चाहिए, जिससे कि उसके द्वारा पुण्य कर्म होते रहें तथा पाप की ओर उसके कदम ना बढ़ें। लेकिन महाराज जी, मेरा शंका है ये है कि यदि व्यक्ति अपनी मृत्यु को याद रखेगा तो वो अपने जीवन को उत्साहित कैसे जिएगा? क्योंकि ये नकारात्मक एक विचार है जो व्यक्ति के मन में हमेशा
चोट करता रहे। बहुत अच्छा, ऐसा सवाल आपने तो थोड़ा घुमा के पूछा। एक बार मुझसे किसी ने सीधे सीधे पूछा, जी जी, बोले महाराज आप लोग नकारात्मकता फैला रहे हो। बोले क्यों? बोले आप सब लोग मृत्यु मृत्यु की बात करते हैं तो इससे नकारात्मकता नहीं बढ़ेगी। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है। मृत्यु के विषय में चर्चा करने का मतलब नकारात्मकता फैलाना नहीं। मृत्यु के विषय में चर्चा करने का मतलब है जीवन के प्रति जागरूक बनाना। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे आप कहीं कोई किसी प्रकार के डिबेट में जाते हैं या और किसी प्रतियोगिता में जाते हैं, आप अपना वक्तव्य देने खड़े हुए, टाइम होने पर घंटी बजाई जाती है कि नहीं? यस। किस लिए बजाई जाती है? आपको हतोत्साहित करने के लिए, आपको बताने के लिए। क्या बताने के लिए? कि समय आपका हो चुका है। समय आपका होने वाला, अभी तो प्री बेल है, जी, फाइनल बेल नहीं जी, समय होने वाला है। अपनी मूल बात जल्दी कर लो जी। जब टाइम ऑफ हो जाएगा तो क्या करोगे? जी, है ना? तो कभी आप गुस्सा करते हो घंटी क्यों बजाए? नहीं, बल्कि आप कहते हैं अरे हाँ ठीक है व्यवहार हो जाए। तो बस मृत्यु की घंटी को अपने सामने रखो, फर्स्ट बेल, सेकेंड बेल, थर्ड बेल, और एक दिन फाइनल बेल होगी। इससे पहले कि वो बेल बजे हमें जो करने लायक काम है वो कर लेना चाहिए। तो मृत्यु का स्मरण जीवन का अभिनंदन है, जीवन से हताशा नहीं। समझ गए? जब आपको परीक्षा के लिए पत्र दिया जाता है, प्रश्न पत्र, तो उसमें क्या लिखा जाता है? समय 2.5 घंटे 1.5 घंटे जो भी हो दिए जाते हैं। क्यों? फिर आप क्या करते हैं? भैया जो इम्पोर्टेंट है पहले कर लो, टाइम खत्म ना हो जाए। जी, है ना? तो भैया आपके भी जीवन के प्रश्न पत्र के लिए कुछ समय निश्चित है, वो फिक्स है। इसलिए वो टाइम पूरा हो उससे पहले अपना पेपर, जो इम्पोर्टेंट पेपर है, उसे लिख दो, अनिवार्य प्रश्नों को हल कर लो, तो जीवन सफल होगा। नहीं तो रोते रह जाओगे। उत्साही जीवन कैसे जिएंगे? बता रहा हूं, पहले इस बात को तो समझ गए। अब तो उत्साह जग गया आपका। तो मृत्यु को याद करने का मतलब जीवन से हताश होना नहीं, अपितु जीवन के प्रति जागरूक बने रहने का उत्साह जगाना है। अब आपने पूछा जीवन के प्रति उत्साहित कैसे हो? जीवन को क्षणभंगुर मानो और ये मान करके चलो कि ये जो थोड़ा सा जीवन है, इस थोड़े से जीवन में मुझे बहुत कुछ करना है। अल्प समय में अधिक कार्य करने का जो उत्साह मनुष्य के मन में होता है, वैसा उत्साह अपने लिए मानो। जब आपको किसी काम के लिए लगाया जाता और कहा जाता खूब समय है, तो आप कहते हैं आराम से कर लेंगे, है ना? और जब आप लोगों को लगता है समय कम है तो फटाफट लगते हैं। देखो जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं 11 महीने तो बैठे रहेंगे, और जब टाइम आता है रिटर्न भरने का सितंबर में, रात जगह करेंगे भैया अब तो नहीं है रिटर्न भरना ही। अरे साल भर भरे होते तो क्या होता? पेपर होता तो एक दिन तैयार होता है। मेरा कहने का मतलब है आप अपने जीवन को अल्पकालिक मानो और इस अल्पकालिक जीवन में अपने दीर्घकालिक हित का संकल्प अपने अंदर जगा लो, उत्साह अपने आप बन जाएगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अर्चना जैन, बाग मुगलिया, भोपाल। तैयार नहीं थे। प्रफुल्ल जैन, साकेत नगर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, महिलाओं के हित के लिए जो कानून बनाए गए थे, आज उन कानूनों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। कई मामलों में देखा गया है कि जो सही में पीड़ित महिलाएं हैं वो इस कानून का फ़ायदा नहीं उठा पाती हैं, लेकिन दूसरी महिलाएं फेक केस करके, डॉरी का केस और अन्य केसेस लगा के पीड़ित कर रही हैं लोगों को, और फिर बाद में ये कहते हैं कि आप इतने इतने पैसे दीजिए तो हम केस वापस ले लेंगे। तो महाराज जी, आपके इस मंच से आप समाज, पॉलिटिशियंस और जुडिशरी को कृपया सही मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, कोई भी कानून समाज के हित के लिए बनाया जाता है, लेकिन जब तक समाज की मानसिकता स्वस्थ नहीं होती, उनका दुरुपयोग होता रहता है। दुरुपयोग को रोक पाना मुश्किल होता है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि महिलाओं को दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है,
महिलाओं के हित के लिए संरक्षित किए गए कानूनों का आज लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें इनका सदुपयोग करना चाहिए और ये इस तरह की प्रवृत्तियों से बचना चाहिए और उसके लिए कुछ उपाय करना होगा। पहला काम होना चाहिए कि ऐसे लोगों को सामाजिक स्तर पर हतोत्साहित करना चाहिए। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिनकी 3 बेटियां हैं और तीनों के तलाक हुए हैं और तीनों ने मोटी रकम ऐठी, धंधा बना लिया। 3 बेटियां, तीनों के तलाक और तीनों ने मोटी रकम ऐठी। अब ये क्या है? पर विडंबना ये कि समाज मूक दर्शक बनकर के खड़ा है। ऐसे लोगों को सामाजिक मान्यता देना बंद करना चाहिए, सामाजिक स्तर पर उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो अन्यायकर्ता के विरुद्ध खड़ा होना समाज का धर्म है। एक समय था जब हमारी सामाजिकता सुरक्षित थी तो लोग गलत करने से डरते थे। आज हमारी सामाजिकता छिन्न भिन्न हो गई। अब कोई कितना भी बड़ा अपराध कर ले उनको कोई भय नहीं होता। मैं जब रामटेक में था तो वहाँ के परिवार पंचायत के अध्यक्ष ने मुझसे कहा, महाराज हम अपना पुराना रिकॉर्ड देख रहे थे तो उसमें एक जगह मिला एक व्यक्ति ने कचौड़ी खाई थी तो उसके विरुद्ध पंचायत बैठी थी। हमारी समाज इतनी जागरूक थी, कचौड़ी खाने से नहीं, अशुद्ध कचौड़ी खाई है तुमने इसलिए तुम्हारे विरुद्ध पंचायत बैठी। तो ये इतनी जागरूकता थी। आज कोई किसी की हत्या कराए तो पंचायत बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। तो ये समाज की उदासीनता ऐसे लोगों को उत्साहित करता है। हमें समाज में जागरूकता लाना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक जुडिशली की बात है, न्यायपालिका से मैं कहूँगा कि वे इन बातों को गंभीरता से देखें और ऐसे लोग जब कभी भी आए तो जजेज इस चीज़ को समझते हैं कि कानून में कितनी दम है, उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करें और अपने संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर जितना लाभ दे सके लाभ दे और दोनों के हित को साधने की कोशिश करे। यदि ऐसा करे तो उसका बहुत अच्छा परिणाम घटित हो सकता है। अब जहाँ तक नेताओं की बात है तो मैं क्या नेताओं से क्या आशा रखूं? वो कानून बना सकते हैं, बदलने की ताकत उनके पास बहुत कम दिखती है। हमें उस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। श्री प्रफुल्ल जैन, साकेत नगर। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं जब आप इधर प्रवास पर आए थे तब मैंने इसी मंच से जब आपने लघु शंका करा था तो मैंने कहा था कि आपकी वो पिक्चर लघु शंका करा था कि लघु शंका समाधान और शंका समाधान का लघु सत्र किया था। लघु सत्र किया था। ले भैया, भाषा का ही खेल है। तो महाराज श्री, मैंने आपसे कहा था कि वो आपकी पिक्चर, क्योंकि पूरे सब 84 मंडल तुरंत बुक हो गए थे और पिक्चर रिलीज होने से पहले ही पूरे टिकट बिक गए थे। और ये पिक्चर भी ऐसे ही हुई कि पूरे अभी रिलीज भी नहीं हुआ, पूरे टिकट फिर से बुक गए। 6 तारीख तक का हम लोगों ने समय रखा था, लेकिन आज ही हमको ऐसा लग रहा है कि आज ही हमको क्लोज करना पड़ेगा। 2000 पूरे आदमी हो गए हैं। और महाराज श्री, हमने जब आपसे मैंने निवेदन किया था कि महाराज श्री, हम न्यू भोपाल वालों को कुछ, हम लोगों को भी टाइम मिलना चाहिए और एक आप सिद्ध चक्र महामंडल विधान इधर कराएं। तो आपने मुझसे कहा था कि जहां का लाभ मिल रहा है वहां लाभ ले लो। और महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से मुझे वो मंडल भी मिल गया, क्योंकि उस टाइम बुक हो गया था लेकिन किसी ने कैंसिल किया तो मुझे मिला और हमने सौभाग्य प्राप्त किया। और महाराज श्री, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो 8 दिन हम बिना सवाल कर दादा, बिना जल और उसके रहे और कोई तकलीफ नहीं हुई। तो लेकिन महाराज जी, हम सब मंडल वाले बात करते थे तो हम ये कहते थे कि महाराज श्री की शक्ति, महाराज श्री की शक्ति वो है कि वो विधान का चमत्कार है। महाराज जी, ये मैं चाह रहा था कि वो आपकी शक्ति के कारण हम लोगों को ना मेरी शक्ति है ना विधान का चमत्कार है, तुम्हारी भक्ति का फल है। समझ गए? चलिए। और आप लोगों ने विधान की भावना भाई थी, ये भावना योग कोई विधान से कम नहीं है। ये भी एक विधान है, ये सामाजिक चेतना जगाने का यज्ञ है। इससे लोगों का जीवन रूपांतरित होगा और दीर्घकालिक लाभ होंगे। अभी जैसे मुझे सूचना दी गई 2000 का लक्ष्य रखा गया था,
1800 से अधिक नाम अधिकृत आ गए और कई नाम इनके ऐसे हैं जिनको इन्हें रखना ही है। तो लगभग टारगेट तो पूरा हो ही गया है। अभी बहुत सारे लोग बोले कि हमने तो भरे ही नहीं है, तो देखते रह जाना। ठीक है, आ जाएंगे, 2000 से ज़्यादा भी आएंगे तो आ जाने देना, किट मत देना। ऑनलाइन अलग है, ऑनलाइन छोड़ के तो लगभग हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। हमारी तो सारी फिल्मों का यही हाल है, रिलीज होने से पहले ही उसकी टिकटें बिक जाती है, क्योंकि सारी फिल्म ही ऐसी बनती है। ये बहुत अच्छा सुयोग है और ये नए भोपाल में एक नई पहल हुई है, इसका लाभ सारे लोग लेंगे और भोपाल की इस धरा से बहुत अच्छा संदेश पूरे देश में जाएगा। पूरे देश के लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे, उसका लाभ लेंगे। आप सब भी इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। नमस्ते महाराज। गुरुदेव, एक प्रश्न डबलिन आयरलैंड से आया है और वो बड़े उत्सुक हैं आपका समाधान पाने के लिए। वो कह रहे हैं, डॉक्टर महेश बच एवं श्रीमती नीरा बच का यह प्रश्न है। उनका प्रश्न है कि यहाँ जैनों की 200 के लगभग संख्या है, मंदिर नहीं है, परंतु स्थानीय वैष्णव मंदिर में एक भगवान महावीर की प्रतिमा रख करके हम लोग काम चला रहे थे, परंतु वह भी 2 वर्ष के लिए ही था। अब वो 2 वर्ष भी समाप्त हो गए। अभी तक हमारे यहाँ स्थायी मंदिर कोई व्यवस्था नहीं है। गुरुदेव, हमारा बताइए कि घर और मंदिर बनवाने के लिए भूमि की पूजा कैसे करें, भूमि का चयन कैसे करें। दूसरा प्रश्न उन्होंने ये रखा है कि जैन समाज की यहाँ संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, तो गुरुदेव ये मार्गदर्शन दें कि हम जन्म दिवस पर, विवाह के अवसर पर, मृत्यु दिवस आदि अवसर पर विधि विधान कैसे करें और किस प्रकार अपनी जैन समाज को समृद्ध बनाएं और धर्म मार्ग पर लगाएं। देखिए, ये बहुत ही सकारात्मक बात है कि विश्व के कोने कोने में आज जैन जा रहे हैं। जो पिछले हजारों वर्षों में काम नहीं हुआ वो 20वीं और 21वीं शताब्दी में हो रहा है। भले जैन मुनि नहीं जा पा रहे, पर जैन शावकों के माध्यम से जैन और जैन धर्म भारत की सीमा से बाहर जा रहा है। और एक बात और अच्छी देखने की है कि वहाँ जाने के बाद वे अपने संस्कारों को भी सुरक्षित रख रहे हैं, वहाँ दर्शन पूजन का भाव रख रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भले एक अपवादिक व्यवस्था ही सही, पर आपने दर्शन की व्यवस्था की, ये बहुत सराहनीय है। क्योंकि अब आपके पास वो व्यवस्था नहीं है तो आपने पूछा उसके लिए क्या करें। आप प्रयास करें जगह लेने की। आपने पूछा वहाँ हम भूमि पूजन कैसे करें, भूमि का चयन करें और किसी योग्य विद्वान को ले जाएं। यहाँ से वो अपने साथ सब चीज़ें ले जा सकता है। आवश्यकता अनुरूप अस्थायी बिंब भी ले जा सकते हैं और छल बिंब को ले जाकर वहाँ विराजमान किया जा सकता है, पूजा अर्चा की जा सकती है। अभी लंदन में ब्रह्मचारी आपके विजय लखनादौन वाले गए थे, वो यहाँ से भगवान को लेकर के गए और अब उन लोगों ने वहाँ एक अस्थायी जिन मंदिर की शुरुआत कर दी है और स्थायी मंदिर की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके साथ लोग हैं, आपके पास भूमि है, तो यहाँ से किसी भी योग्य विद्वान को भेजा जा सकता है। आप लोग संपर्क कर सकते हैं और उनका लाभ लेके काम कर सकते हैं। जहाँ तक अपने अन्य कर्तव्यों का पालन कैसे करें जो यहाँ हम कर सकते, वो विधि विधान वहाँ कैसे करें, तो ये सारे विद्वान तो मिलते नहीं वहाँ। तो अब तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, यहाँ के विद्वान से ऑनलाइन विधि विधान करा लो। वो यहाँ से मंत्र बोले, तुम वहाँ क्रिया करो। हो सकता है मेरी बात से लोग असहमत होंगे, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। कम से कम कुछ तो लाभ होगा, इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। विद्वानगण यहाँ से बोले, उन्हें समझाते जाए, वो वहाँ क्रिया करते रहे और उससे अपनी संस्कृति से उनका जुड़ाव होगा। नहीं तो सब भूल जाएंगे। जो भी हमारी धार्मिक और सामाजिक परंपराएं हैं, उन परंपराओं को जीवित रखना चाहिए। मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, आपका बेटा बहू 7 समुंदर पार है और आपके यहाँ की कोई रीति है कि आज हमारा ये त्यौहार है, ये पर्व है, तो उनको फ़ोन करके कहो, बेटा आज ऐसा है, हम बोल रहे हैं, तुम हाथ जोड़ करके सुनो। उसको कम से कम इतना एहसास तो होगा कि हमारी परंपरा क्या है, हमारी रीतियाँ क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा व्रत क्या है। ये प्रयास होना चाहिए और धीरे धीरे लोग अगर प्रशिक्षित हो जाएं तो वहाँ पढ़ लिख करके बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये एक अच्छा रास्ता होगा और इसके बल पर आप अपना धर्म ठीक रीति से पालन कर सकेंगे। पूर्वी जैन
स्थान का नाम नहीं लिखा उन्होंने प्रश्न पर, खड़े हो जाएं। और उसके बाद तैयार रहेंगी सौम्या जैन, अशोक नगर। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरी छोटी बहन का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता और डॉक्टर ने उससे बोला है नॉन वेज खाने की, और वो खाना नहीं चाहती। तो आप उसको ऐसा आशीर्वाद दो कि वो ठीक हो जाए जल्द से जल्द। बिल्कुल, बहुत अच्छा। पहले तो मेरा आशीर्वाद है कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो, मैं भावना भाता हूँ। लेकिन उसे और उसके पूरे परिवार को सबसे पहले तो उस बेटी से कहूँगा कि नॉन वेज खा के जीने की अपेक्षा उसके छोड़ करके मर जाना ज़्यादा अच्छा समझना। अपने जीवन में ऐसा पाप कभी नहीं करना। प्रोटीन की कमी के लिए नॉन वेज खाते हैं, उसके दूसरे सप्लीमेंट्स बहुत सारे वो देखना चाहिए। भावनाएं अच्छी रखनी चाहिए, दूसरे सप्लीमेंट्स लेकर के जीवित रहा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नॉन वेज खाएं तभी सुरक्षित हो सकते हैं। कौन, यही बच्ची है क्या? इसकी तबीयत खराब, दिखाओ थोड़ा चेहरा। हाँ बस बस, ठीक बेटे, ऐसा नहीं करना, समझ गए? जितनी आयु है तुम्हारी तुम उतनी ही जियोगी। तुम्हें कोई वही बस वही ठीक खड़े रहो। जितनी आयु है उतनी ही जियोगी। और उसकी माँ से भी मैं कहता हूँ कि ऐसा खिलाने का प्रयास कभी मत करना। कोई ज़रूरी नहीं कि वो खा करके भी अपनी लंबी ज़िंदगी जी ले। जब तक आयु है कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद कोई जिला नहीं सकता। और लोगों से परामर्श लो कि उसके दूसरे सप्लीमेंट्स क्या है, और बहुत सारे हैं, उनका पता लगा करके काम किया जा सकता है और जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता नमस्ते। सौम्या जैन, अशोक नगर पर तैयार रहेंगी श्रीमती आराधना जैन, इंदौर। और इस बच्ची को गुरुदेव के आशीर्वाद के लिए दिला दो। उनका आशीर्वाद लगेगा तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा, है ना? चलो, मेरे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जीवन में वास्तु का क्या महत्व है? क्या वास्तु ये दोष सवाल निवारण हो चुका 4-6 दिन पहले ही। थोड़ा सा आगे पीछे सुन के बोला करो, दूसरों को दो। चलिए, नमोस्तु। रीना सिंह नमोस्तु के बाद महाराज तैयार जी, रहेंगी नमोस्तु। रीना सिंह, अगला नाम। कोटि सर, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि एक ही परिवार के 2 बच्चे, एक ही साथ हमने उनका परवरिश एक साथ किया, सब कुछ एक साथ सिखाया, उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं, मंदिर एक साथ भेजा, पाठशाला एक साथ भेजा, हर चीज़ एक साथ, लेकिन एक बच्चा धार्मिक निकल गया, एक बच्चा थोड़ा सा कम रह गया। इसमें माँ की ना परवरिश में कोई कमी रह गई या और कोई तो दूसरा कारण है महाराज? देखिए, माँ की परवरिश तो एक है ही, लेकिन उसका अपना कर्म भी है। मैं एक ऐसे जुड़े भाई की बात आपसे करता हूँ जिसमें एक भाई मुनि है और दूसरा अपराधी। दोनों ट्विन, शकल दोनों की एक। हाँ नहीं, वो नहीं है, अपराधी की बात कर रहा हूँ। तुम लोग गणित नहीं लगाओ, कैलाश तो ठीक है तो तुम छोड़ लोगे महाराज क्या कर रहे बहुत जल्दी। वो अपराधी नहीं है, नहीं तो वो सुन रहा होगा तो कहेगा महाराज ने हमें क्या बना दिया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे हैं। तो कई ऐसे हो जाते हैं, सबके अपने अपने कर्म है। एक योगी बन गया, एक भोगी बन गया, जीव के परिणाम अलग अलग होते हैं और इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए माँ को सब अर्थों में दोषी ठहराना उचित नहीं। नमोस्तु महाराज। श्रीमती मीना जैन, ललितपुर। उस पर तैयार रहेंगे श्री वीरेंद्र कुमार जैन, अयोध्या नगर, भोपाल, रिटायर्ड जनरल मैनेजर सेल, रांची। जल्दी। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हम सभी के साथ अच्छा करते हैं और अच्छा सोचते हैं, उसका प्रभाव भी अच्छा होता है। पर महाराज जी, लोग बुरा समझते हैं, तो उस टेंशन से हम कैसे मुक्त हो? अच्छा करने के बाद बुरा समझते हैं। हाँ महाराज। तो एक ही बात सोचो कि हमने दूसरों का अच्छा करने के बाद बुरा कहा, इसलिए आज हमारा अच्छा करने से लोग बुरा कह रहे हैं। नमोस्तु। और मन में ये सोचो कि मेरा ऐसा पाप है कि अच्छा करने पर लोग बुरा समझ रहे, तो बुरा समझने पर न जाने क्या समझेंगे। इसलिए और अच्छा करे ताकि आने वाला दिन बुरा ना हो। हाँ, श्री वीरेंद्र कुमार जैन, अयोध्या नगर, भोपाल। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मंजू वीरेंद्र जैन। बोले। के चरणों में बारंबार वंदन। नमोस्तु 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 गुरुवर। मेरी एक व्यापक शंका है कि हमारे देश में हमारी संस्कृति भी महान रही है, हम विश्व गुरु भी थे, हमारे देश में सबसे अधिक धार्मिक स्थल भी हैं, सबसे अधिक धार्मिक क्रियाएं भी होती हैं,
लेकिन सबसे अधिक अपराध अगर हम आंकड़ों पे जाएं तो हमारे देश में ही है। कुछ पाश्चात्य देश ऐसे हैं जैसे लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड इत्यादि इत्यादि, जहां पर धार्मिक स्थल बहुत कम है लेकिन क्राइम रेट वहां बिल्कुल नगण्य है। अभी अभी आयरलैंड की भी बात कही, वहां पे बहुत आसानी से धार्मिक स्थल बनाने की परमिशन नहीं मिलती, लेकिन वहां पर भी क्राइम रेट लगभग नगण्य है, 0 है। हमारे यहाँ क्राइम में अपराध, भ्रष्टाचार, रेप, बहुत सारी वारदातें आती हैं। तो क्या कारण है कि इतना धार्मिक प्रभाव ना होने पर, इतने धर्मगुरु हमारे देश में होने पर, इतनी सब कुछ होने पर भी क्राइम रेट क्यों कम नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया है जी। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। आज से थोड़े पीछे लौटिए। भारत में एक युग ऐसा था जब भारत में अपराध न के बराबर था, लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते थे। लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद में अपना जो वक्तव्य दिया उसमें इस बात का उल्लेख किया कि मैंने भारत की चतुर्दिक यात्रा की, मुझे वहाँ एक भी चोर, एक भी याचक दिखाई नहीं पड़ा। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो ये भी हमारे भारत की एक तस्वीर है। ये इस बात का प्रमाण है कि उस समय क्राइम नहीं था। आज क्राइम बढ़ा, अपराध बढ़ा। अपराध की वृद्धि का संबंध धर्म या अधर्म से नहीं है, इसका संबंध माहौल से है। उस समय माहौल हमारे अनुकूल था, लोगों के रोजगार के साधन सुलभ थे, हर व्यक्ति सुशिक्षित थे, संस्कारित थे, उनके अंदर कुशलता और दक्षता थी, वो अपने स्किल को बहुत अच्छे से डेवलप किए हुए थे, कला और गुणों में निपुण थे, तो पेट भरा रहता था, तो अपराध करने की बात ही नहीं होती थी। अंग्रेजों ने हमारी उसी गुणवत्ता को खंडित किया, उनने हमारे स्किल को डैमेज किया, हमें अपने अधीन बनाए रखने की कुचाल से उनने हमारी सारी क्षमताओं को समाप्त कर दिया, कई चीज़ों को गैरकानूनी घोषित किया, हमारी शिक्षा की व्यवस्था को बदल दिया और इंडियन एजुकेशन एक्ट हम पर थोप दिया। हमारे अनेक बुनकरों के हाथ काट के रख दिए। जब भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, उसे छिन्न भिन्न कर दिया। अन्य तरीके से हमले किए तो हमारी सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। तो जब व्यक्ति भूखा होता है तभी वो अपराध करता है, फिर धीरे धीरे अन्य प्रकार की आपराधिक वृत्तियां बढ़ने लगी। मैं समझता हूँ भारत यदि फिर से विकसित हो और अपने पुराने वैभव को प्राप्त कर ले, अगर भारत में वही माहौल फिर से जगह दिया जाए तो सारी आपराधिक वृत्तियां खत्म होगी और विश्व में भारत आज सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त कर पाएगा। ये प्रयास करना चाहिए। ये मैं मानता हूँ, ये थोड़ा बहुत धर्म है तो थोड़े संभले हुए हैं, ये धर्म नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। समझिए। चलिए। श्रीमती मंजू वीरेंद्र। और जिन देशों की बात आपने की वहाँ माहौल अनुकूल है, इसलिए वे अपराध मुक्त है। हालांकि वहाँ भी अपराध है पर वहाँ थोड़े बड़े अपराध होते हैं। यहाँ छोटे स्वार्थों में अपराध करते हैं, वहाँ बड़े अपराधों में स्वार्थ में अपराध करते हैं, क्योंकि अपराध मनुष्य की वृत्ति में है और जब तक उसकी मनोवृत्ति नहीं सुधरती तब तक उसकी प्रवृत्तियाँ बदल नहीं सकती। श्रीमती मंजू वीरेंद्र जैन, पूर्व प्रोफेसर मोदी कॉलेज कोटा, उसका तैयार रहेंगे आनंद जैन अकेला कटनी। चलते फिरते अरिहंत के लघुनंदन गुरुवर द्वय के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमो। गुरुवर कहते हैं सांच को आँच नहीं, कहते हैं सांच को आँच नहीं, पर अक्सर सच्चाई अपनी आवाज खोती है और क्यों हर पल सबूत की मोहताज होती है। नमोस्तु गुरुवर। सांच को आँच नहीं, सच्चाई अपनी अक्सर अपनी आवाज खोती है और हर पल सबूत की मोहताज होती है। देखिए, सच्चाई अपनी आवाज खो दे, सबूत की मोहताज भले हो जाए, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सांच को कदाचित प्रताड़ित भी होना पड़े पर अंत में जीत तो उसकी ही होती है। समझ गए? तो सच है, अगर हमारे अंदर सच है तो उसे स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें कसौटी पर कसा जाता है तो कसने में के लिए तैयार होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले मैंने कहा था
कि सोने को ही कसौटी पर कसा जाता है, पीतल को नहीं। तो यदि साच के साथ कोई ऐसी बात आई तो घबराने की जरूरत नहीं। जो सत्यनिष्ठ होगा वो सहज रूप से स्वीकार कर लेगा। और सबूत की जहाँ तक बात है, उसका व्यवहार ही उसके लिए सबूत बन जाए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आनंद जैन अकेला कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे हंस कुमार जैन इंजीनियर BDA। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक हाइकू से अपनी बात प्रारंभ करूंगा। प्रारंभ करो, जल्दी बोलो। चलिए सीधे बात पे आ जाता हूँ गुरु। कवि महोदय है ना, मुश्किल है। हाँ बोल। ऐसी क्या बात है गुरुवर कि मनुष्य अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आता है। समाज, संस्कार, इन बातों की अवहेलना करने की कोशिश हमेशा बनाए रखता है, ऐसा क्यों? देखिए, ये समय समय की बात है। मनुष्य की प्रवृत्ति तो ऐसी होती है, वो अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब सामाजिक दबाव उसके अनुकूल नहीं होता तो वो नहीं कर पाता। वर्तमान में ऐसी प्रवृत्तियां दिनों दिन इसलिए बढ़ रही है कि हमारा जो सामाजिक संगठन है वो कमज़ोर हो रहा है। व्यक्ति समाज से ज़्यादा मजबूत बनने लगा है। इसके कारण लोग अब हमारी सामाजिक संहिताओं का उल्लंघन करना शुरू कर दिए। हमें उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। नमस्ते। श्री हंस कुमार जैन इंजीनियर BDA, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रविंद्र जैन। कहाँ के हैं, नामोल्लेख नहीं किया है। नमोस्तु महाराज जी। मेरा जिज्ञासा ये है कि हमारे भारतवर्ष में जैन धर्म किसी समय में सार्वभौमिक था। लगभग हर व्यक्ति जैनत्व को धारण किए हुए था। आज समाज में विघटन बहुत सारा हो गया। कोई श्वेतांबर जैन हो गया, कोई दिगंबर जैन हो गया। दिगंबर जैन में भी बहुत सारी परंपराएं अलग अलग हो गई। कोई 13 पंथी अलग हो गया, 20 पंथी अलग हो गया, कोई मुमुक्षु मंडल अलग हो गया। इन सब चीज़ों से हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति के मन में बड़ा भ्रम पैदा होता है। तो क्या जो संत वृंद हैं, इनमें कहीं चेन ऑफ कमांड हो सकती है क्या? देयर कुड बी ए चीफ प्रीस्ट जो कि ऐसा है, जो कि सभी को ये स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है ना, तो उसकी शाखाएं फूटती, और सब शाखा एक सी नहीं होती। समझ गए? कभी कभी आप देखते होंगे आम के पेड़ को कि एक डाल पर तो फल लगा है, दूसरा सूखा है। तो हमें ये स्वाभाविक रूप से मान लेना चाहिए। जैसे जैसे कोई भी धर्म, कोई परंपराएं आगे बढ़ती है, उसकी शाखाएं उपशाखाएं फैलती, पर उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। बस ये देखना चाहिए कि है तो एक ही पेड़ की शाखा। पेड़ को एक बना के रखो, शाखाओं में उलझने की कोशिश मत करो। हम अगर पेड़ की तरफ ध्यान देंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी, और केवल शाखाओं को लेकर के उलझने लगेंगे या एक शाखा दूसरी शाखा को काटने की कोशिश करेंगे तो अंततः पेड़ कमज़ोर होगा। तो हमें चाहिए हम जैनत्व के पेड़ को सुरक्षित रखते हुए अपने जीवन को, पथ को प्रशस्त करें और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हमें यही एक संदेश देना चाहिए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, तुम दिगंबर श्वेतांबर हो, 13 पंथी हो, मूर्ति पूजक हो, स्थानकवासी हो, 20 पंथी हो, कुछ हो, ये सब मंदिर के भीतर हो, पूजा स्थल के भीतर हो, उपाश्रय के भीतर हो, बाहर केवल जैन हो। बस ये एक सूत्र अपना करके चलो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इसी के बल पर हम अपने जीवन को सफलीभूत बना सकेंगे, अपने जीवन को सार्थक कर सकेंगे। श्रीमती मीना जी का और उनके साथ वालों का सम्मान महिला अतिथियों का करेंगी प्रतिभा टोंगिया और सरोज जैन। और आप सम्मान के क्रम में अपनी तालियों का अवधान दे करके सम्मान की गरिमा को बढ़ाइए। बंधु, ये उस उच्च पदों पर रहकर, उच्च पद पर रह करके भी गुणायतन के साथ जुड़े हुए हैं ट्रस्टी के रूप में, हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। एक बार जार द्वार का अतिथि अभिनंदन कर दीजिए। चलिए, और मैं अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा श्री मुकेश जी को। श्री मुकेश जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब बच्चे का जन्म होता है,
ग्रह के हिसाब से उसकी कुंडली बन जाती है, और वो जो उसकी कुंडली जो अच्छा अगर ज्योतिषी बनाने वाला है उसके हिसाब से उसका जीवन चलता है। और ये भी कहा जाता है कि उसके पुराने जन्म के कर्मों का उसको फल मिल रहा है। तो क्या उसका जो भी वर्तमान का जो जन्म है उसके कर्मों का उस पर कोई अधिकार है या नहीं, या वो कैसे उसको बदल सकता है, या उसको जो उसकी कुंडली में जो लिखा है वही उसको आगे वही चलेगा, या उसमें वो अपने कर्मों से कुछ बदलाव कर सकता है? देखिए, ये मेरा प्रश्न है। कुंडली में जो लिखा है वो कर्मों में होगा, या जो कर्मों में है वैसी कुंडली बनेगी। पहले बात तो ये समझना। जहाँ तक आज के ज्योतिष के सिद्धांत की बात है, ज्योतिष का एक विज्ञान है, पर मुझे लगता है कि आज ज्योतिष अप्रासंगिक सा होता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हमारा जन्म स्थान ही नियत नहीं रहा, तो हमारी जन्म पत्री कैसे ठीक होगी? भोपाल से 200 किलोमीटर दूर रहने वाले व्यक्ति का जन्म भोपाल के नर्सिंग होम में हो रहा है। उसकी जन्म पत्री तो भोपाल के अक्षांश देशांश से बनेगी। और 10:31 पर व्यक्ति का जन्म हुआ भोपाल शहर में। 10:31 पर जितने बच्चे जन्मेंगे सबकी जन्म पत्री एक होगी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या उसका भाग्य समान है? नहीं ना। उसका स्वाभाविक जन्म तो होना था वहां जहां उसका घर है, और अब तो सीजरियन होता है, तो जन्म पत्री पहले बन जाती, बच्चा बाद में होता है। तो इन सब चीजों को मैं ज्यादा महत्व नहीं देता। हाँ, ज्योतिष के सिद्धांत को अगर हम देखें तो ज्योतिष का अध्यात्म के क्षेत्र में बड़ा लाभ लिया जा सकता है। ज्योतिष के विज्ञान के अनुसार अपने फलित को जानकर यदि हम अपना पुरुषार्थ अच्छा करते हैं तो बहुत अंशों में अपने भावी फलित में परिवर्तन किया जा सकता है। जैन कर्म सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है। जैन कर्म सिद्धांत न तो नियतिवादी है न स्वच्छंदतावादी। जैन कर्म सिद्धांत के अनुसार हमारे हाथ में बहुत कुछ है जिसके बदौलत हम अपने कर्मों में परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए हमें परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। और एक सुझाव दूंगा, जन्म पत्री के भरोसे मत जियो, ऐसा जीवन जियो कि लोग अपनी जन्म पत्री मिलाए, रास्ता हो। और श्री अरविंद जी तिवारी जो हमारे मुकेश जी के साथ पधारे हैं सम्मानित अतिथि के रूप में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो भी अपनी एक जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल मतलब लोग तनाव में क्यों हैं सारे? आजकल किसी को शांति क्यों नहीं? लोग तनाव में क्यों हैं? देखिए, तनाव आता क्यों है? तनाव क्यों आता है? जब मन स्थिति कुछ होती है और परिस्थिति कुछ होती है। इमोशन और सिचुएशन के बीच जब तालमेल नहीं बनाते तो तनाव हो जाता है। अगर हम वो सामंजस्य बिठाना शुरू कर दे तो हमारा तनाव पल में दूर। पर आज लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ गई, एम्बिशन भी ज़्यादा बढ़ गई, लोगों का स्वभाव थोड़ा इगोइस्ट होने लगा, तो ये सब तनाव के कारण है। अगर हमारा नेचर एडजस्टमेंट का हो जाए तो फिर किसी प्रकार का तनाव। और अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती प्रतिभा नरेन टोंगिया, साकेत नगर, और उसके बाद तैयार रहेंगी नलिनी जैन। स्थान का नाम अपने प्रश्न पर नहीं लिखा है। हाँ बंधुओं, अभी हमारे पास कुछ जिज्ञासाएं आई थी कि आगामी 7, 8, 9 फरवरी को जो यहाँ भावना योग शिविर चल रहा है उसमें पुरुषों के लिए तो आपने कोड दे दिया, एक टी शर्ट पहन के आएंगी। महिलाओं का कोड क्या होगा? तो आप देख लीजिए श्रीमती प्रतिभा जी को, यही कोड आपका वहां रहेगा। हाँ, आप साड़ी भी पहन के आ सकती हैं, सूट भी पहन के आ सकती हैं, जो आपको अच्छा और आरामदेह लगे आप पहन के आ सकती हैं। हाँ, आपको मिलेगा, आपकी किट के साथ ये ड्रेस मिलेगा। चलिए माइक दीजिए। चलिए, हाँ प्रश्न।
ओम। सिंह द्वारा मेरे राज्यों को मेरा बारंबार नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संस्कृति में भावना योग का क्या महत्व है? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संस्कृति में भावना योग का महत्व। संस्कृति में भावना योग क्या है? देखिए, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संस्कृति नहीं होती, परिणति होती। समझ गए? भावना योग अगर हम अपनाते हैं तो हमारा तीनों स्तर पर परिवर्तन है। तन को हम स्वस्थ करते हैं तो हमारी शारीरिक स्थिति के सुधार का आधार बनता है। मन में पवित्रता आती है, मानसिक शांति हमारी उत्पन्न होती है तो मानसिक पवित्रता को प्रकट करता है, और इसके बल पर हम अपनी आध्यात्मिक या चैतसिक गुणों का विकास कर सकते हैं। ये भी बातें विशेषतया भावना योग के शिविर में मैं आप सबसे कहूँगा, लेकिन हमारा सारा अध्यात्म भावना योग पर ही विकसित हुआ। हमारी भावनाएं जैसे जैसे निर्मल होती है, हमारे आत्म गुणों का विकास त्यों होने लगता है, और भावना के चरम पर पहुंच जाने पर हम अपनी सारी विकृतियों का प्रक्षालन करके परमात्मा हो सकते हैं। तो यथार्थतः देखा जाए तो भावना योग का सबसे अच्छा लाभ तो अपने आध्यात्मिक चेतना का विकास है। हाँ, उसके साथ आनुषांगिक रूप से हमारी मानसिक और शारीरिक स्थितियों में भी सुधार आ जाता है। ये आप जब अनुभव करेंगे तो महसूस करेंगे। नलिनी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे ऋषभ कुमार निगोतिया, भोपाल। नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि गीता में कृष्ण ने संदेश दिया है कि अवसर और आवश्यकता के अनुसार मनुष्य को अपने निर्णय, प्रण, प्रतिज्ञा में परिवर्तन कर लेना चाहिए। उस पर हर हाल में डटे रहने की जिद अच्छी नहीं है, पर यह भी कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो गुरुवर, आप मार्गदर्शन करिए। अवसर और आवश्यकता के अनुसार अपने निर्णय, प्रण या प्रतिज्ञा में परिवर्तन कर लेना चाहिए। डटे नहीं रहना चाहिए, एक संदर्भ में ठीक है, और प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए, ये भी अपने संदर्भ में ठीक है। देखिए, जब हमारा व्यक्तिगत नुकसान होना हो और सामूहिक लाभ दिखे तो हमें अपने प्रण को कभी नहीं छोड़ना, प्राण भले छोड़ दें। लेकिन यदि हमारे थोड़े से नुकसान से सामुदायिक लाभ होता है तो हमें अपना प्रण छोड़ने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह ने अन्याय का साथ दिया क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी। वो प्रतिज्ञा थी, इसीलिए इस संदर्भ में बात की। मैं आपको एक जैन दर्शन की विशेष बात बताता हूँ। जैन दर्शन में एक प्रसंग आता है कि कोई मुनि हो, वो मुनि भी यदि राष्ट्र को उसकी जरूरत पड़ जाए तो अपना मुनिपना छोड़कर राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित हो सकता है। आजीवन जो प्रण हमने अपने लिए लिया आत्मधर्म के पालन के लिए, इससे जैन दृष्टि उजागर होते हैं जहां आत्मधर्म से ज्यादा महत्व राष्ट्र धर्म को दिया। क्योंकि मैं मुनि हूं, मैं अपना व्यक्तिगत कल्याण कर सकता हूं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर मेरी जरूरत है तो मुझे छोड़ना पड़ सकता है। जैन पुराणों में ऐसे प्रसंग भी आए हैं। एक और दूसरा प्रसंग, एक मुनि महाराज थे, विष्णु कुमार मुनि महाराज, आपने कहानी सुनी होगी। वो मुनि थे, ओम विष्णु कुमार मुनिराज मुनि थे, और जब अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ तो उन्होंने अपने मुनि पने के प्रण को त्याग कर एक बटुक ब्रह्मचारी का वेश धारण किया और इसको सबक सिखाया। क्योंकि ये उनकी व्यक्तिगत हानि थी लेकिन सामुदायिक लाभ था। समझ गए? तो अनेकांती बनिए। जब सामूहिक लाभ की संभावना हो और व्यक्तिगत नुकसान हो तो उस नुकसान को भी लाभ समझिए, और व्यक्तिगत लाभ में सामूहिक नुकसान हो तो उस लाभ को भी नुकसान समझिए। ये अपने जीवन का गणित होना चाहिए। श्री ऋषभ कुमार निगोतिया, भोपाल। उसके बाद तैयार रहेंगी सुलभा जैन, साकेत नगर। विश्वविख्यात
शंका समाधान करता, भावना जो प्रवर्तक, विघ्न हरण करता, मुनिश्री के चरणों में सत सत वंदन वंदन। मुनिश्री, अगर किसी की बहू सीए होती है तो कहते हैं ये हमारी बहू का चैम्बर है, अगर वो डॉक्टर होती है तो कहते हैं हमारा उसका अस्पताल है। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, सभी कहते हैं कि ये हमारी घर की बहू है, कोई ये क्यों नहीं कहता कि ये बहू का घर है? बहुत अच्छा कि साहब ये तो उसका चैम्बर है, ये उसका अस्पताल है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता कि ये उसका घर है? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये हमारी बहू का चैम्बर है, बहू का कमरा है, बहू की गाड़ी है, सब कुछ हो सकते हैं, बहू का घर है। मैं आपसे पूछता हूँ, कभी ये आपने कहा कि ये मेरे बेटे का घर है? कहते हैं ना सब बेटे का घर है। नहीं कहते, मेरा घर है। मैं इस सवाल पर तब गंभीर होऊंगा जब आप कहो कि ये मेरे बेटे का घर है, बहू का नहीं है। एक लोक भाषा है। घर का जो प्रधान होता है, मालिक या मुखिया, वही माना जाता है। तो उस संदर्भ में अगर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बस मैं इतना कहता हूँ, ये कहा जाए या ना कहा जाए कि ये बहू का घर है या नहीं, पर घर में व्यवस्था ऐसे लगे कि बहू को लगे कि ये मेरा घर है, महत्वपूर्ण ये है। समझ गए? शब्दों में आप कुछ भी कहो और बहू अपने घर में ही परायापन का अनुभव करे तो वो घर की बहुत बड़ी विफलता है। इसलिए हमें वो व्यवस्था देखकर चलना चाहिए। हाँ, सुलभा जैन, साकेत नगर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मीना जैन, गंज बसौदा। सुलभा जैन साकेत नगर नहीं है, चलिए श्रीमती मीना जैन, गंज बसौदा दीजिए। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नरेंद्र जैन, नमी। नमोस्तु गुरुवर, दोनों महाराजियों को मेरा नमोस्तु। महाराज जी गंज बसौदा से पधारे हैं आपके सानिध्य पाने के लिए। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि पहले के समय में महिलाएं सामर्थ्य नहीं होने के बाद भी सुरक्षित थीं, पर अब महिलाएं सामर्थ्य होने के बाद भी असुरक्षित हैं, ऐसा क्यों गुरुवर? ये समाधान चाहती हूँ। पहले महिलाएं सामर्थ्यहीन होने पर भी सुरक्षित थी और आज समर्थवान बनने के बाद भी असुरक्षित है। मैं ऐसा इसलिए मानता हूँ क्योंकि पहले महिलाओं ने अपने साथ सील का सुरक्षा कवच पहना रखा था, आज आधुनिकता के नाम पर उसे उतार दिया गया, इसलिए असुरक्षा बढ़ गई। सील ही सुरक्षा कवच है जिसे अपनाना चाहिए। आज जो आधुनिकता के नाम पर उस मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, वो कदम कदम पर खतरा खड़ा कर रहा है। नमस्ते। श्री नरेंद्र जैन, नमी स्वतः रहेंगे श्री नरेंद्र सिंघई, पिंडरई, अध्यक्ष सोनागिरी मंदिर। बाल्यति महामनिराजों को त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक वीडियो देखा था जिसमें बाहर बोर्ड पर जैन नाश्ता घर लिखा हुआ था और उसमें अंदर नॉनवेज पक रहा था। उसके बाद मेरे मन में ये आया कि हम जैन भोजनालय, जैन रेस्टोरेंट आदि लिखते हैं और अब एक जैन थाली भी आ गई है, लेकिन नॉनवेज के साथ कई कैटरर्स जैन थाली भी देते हैं और उसको कोई भी विरोध नहीं करता है। तो गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है और ये प्रश्न है कि ऐसे समय में क्या भोजन बनाना, किचन संग्रहण, परोसना और उसके बाद जो बचता है खाना, उसके निष्पादन के लिए कोई मानक या स्टैंडर्ड या स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया गया है और उसका पेटेंट भी नहीं किया गया है कि जैन शब्द कौन उपयोग कर सकता है, जिससे कि जो कोई भी जैन शब्द का उपयोग धड़ल्ले से कर लेता है। तो गुरुवर, क्या इस संदर्भ में कोई राष्ट्रीय संस्था या उसको कोई ऐसा मार्गनिर्देशन मिल सकता है जिससे कि वो पेटेंट उसका ले सकें, जैन शब्द का, हर कोई उस जैन शब्द का उपयोग ना कर सके? आपने बड़े गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं था, लेकिन आपने जो कहा ऐसा होने में कुछ असंभव नहीं है। ये लोगों की व्यावसायिक चाल होती है। मैं जब बिहार कर रहा था, बिहार में था, चंपापुरी से पावापुरी की ओर जा रहा था, तो रास्ते में एक जगह मिला जैन ढाबा। तो जैन ढाबा का बोर्ड देखा, पता किया कि जैन ढाबा, यहाँ कोई जैन है क्या?
तो मालूम पड़ा वहाँ कोई जैन नहीं था, पर जैन यात्री वहाँ से ज़्यादा निकलते चंपापुर से पावापुर के रास्ते में, तो उसने जैन ढाबा खोल दिया। हालांकि वो शाकाहारी था, वहाँ कुछ गड़बड़ नहीं था। लेकिन इस तरह से लोग इस तरह नाम का दुरुपयोग करते हैं। तो पहली सलाह तो मैं आप सबसे ये दूंगा, केवल नाम मात्र से संतुष्ट न हो जब तक कि उसकी पूर्ण तहकीकात न हो जाए। दूसरी बात, आपने कहा कि इस तरह के मानक सुनिश्चित होने चाहिए, और कोई हम मानक माने या न माने, जैन होने का मतलब इतना तो सुनिश्चित है जहाँ मध्यमांस मधु का प्रयोग ना हो। और अगर कोई जैन शब्द का प्रयोग करते हुए अपने खान पान में मध्यमाद मधु का प्रयोग करता है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसे रोकें, और हमें कानून का आसरा लेना चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए। ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, उसे प्रतिबंधित करना चाहिए। पहले तो उसे व्यक्तिगत रूप से ये समझाना चाहिए कि तुम जैन लिख रहे हो, हमें खुशी है, पर काम जैनों जैसा करो तो और ज़्यादा खुशी होगी, इसलिए उसे बंद कर दो। हम जैन लिखने में आपत्ति नहीं है, लेकिन जैन शब्द लिखकर आपने जो गलत काम किया, हम उससे आपत्ति। पहला प्रयास ये करना चाहिए। और दूसरे नंबर पर अगर वो न माने तो कानून का माध्यम लेकर, सहारा लेकर हमें उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए किसी पेटेंट की ज़रूरत है। जैन अपने आप में जैनों के लिए पेटेंट है, और इतना कहने मात्र से हमें बहुत कुछ कानूनी लाभ मिल सकता है, और विशेष रूप से कानूनज्ञों से हमें इसका परामर्श भी लेना चाहिए। श्री नरेंद्र सिंह घई पिंडरी, अध्यक्ष सोनागिरी समाज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भोपाल प्रवेश करते ही आपके प्रवचन में हमेशा 4 बातें आती है। इसी तरह मैं भी कह सकता हूं कि जब भोपाल में प्रवेश हुआ था तो आपको डॉक्टर नरेंद्र जैन का आशीर्वाद प्राप्त था, नरेंद्र जैन को आशीर्वाद प्राप्त था। फिर इसके बाद नरेंद्र वंदना जी को भी आशीर्वाद मिल चुका है। वर्तमान में नरेंद्र टोंगिया जी को भी आशीर्वाद मिल गया है। ये नरेंद्र पिंडरी बाकी है। महाराज करो जल्दी से। हाँ महाराज श्री, अभी परसों के दिन सोनागिर मंदिर में चोरी हुई, कुछ कमियां हमारे में भी थी, परंतु हमें जो भोपाल जैन समाज के लोग कहते हैं कि हम भोपाल जैन समाज के अध्यक्ष हैं, वो मात्र 6 मंदिर के अध्यक्ष हैं और वो भोपाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। चोरी होने के बाद हमें उनकी तरफ से किसी भी तरह का ना तो आश्वासन या सद्भावना या कुछ नहीं मिला। हम लोग भील क्षेत्र में 250 घर की समाज सबसे बड़ी समाज है, लेकिन हमें जिस तरह से एक आपसे निवेदन, मेरा शंका कि आप एक संथारा का और एक आक्रोश का जैन समाज में एकता का प्रतीक बनकर हमारी समाज को। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे मंदिरों में चोरी हो गई, और चोरी होने के बाद पूरी समाज में जिस तरह का क्षोभ प्रकट होना चाहिए वो प्रदर्शित नहीं हुआ। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है। ये एक जानकारी में आना चाहिए और इसकी तीखी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, और पूरी समाज के स्तर पर होना चाहिए। मंदिर की कमेटियां भले अलग अलग हो, लेकिन ऐसे कार्यों में पूरी समाज को एकजुट होना चाहिए। और भोपाल जैसे शहर के लिए तो मैं कहूँगा कि पूरे भोपाल की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, जो सब मंदिरों के किसी भी तरह के किसी भी मंदिर में कोई समस्या आए तो मिलजुल करके निराकरण करें। इस विषय पर मैं फिर कभी विस्तार से बात करूंगा, लेकिन एक सलाह आप सबको जरूर देता हूं। मंदिरों में चोरियां होती, बाद में आप प्रशासन को कोसते हैं, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। पूरे देश भर के लोगों को मैं कहूँगा, हमने जब मंदिर की चोरी की बात आई, यहाँ के पुलिस अधिकारी से बात की, संदेश से बात की, तो बोले महाराज जी हम शहर में तो कैमरे लगा रहे हैं, लोग मंदिरों में कैमरा नहीं रखते। सबको कैमरा लगाना चाहिए, हुटर का प्रयोग करना चाहिए, आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, और सारे मंदिरों का डिजिटल डाटाबेस अपने पास होना चाहिए। प्रायः मंदिरों में नहीं रहता, कैमरे लगे हुए भी रहते हैं तो बंद रहते हैं। ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। एक बुद्धिजीवी समाज के साथ इस तरह की लापरवाही मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। इसलिए पहले चरण पर तो मैं ये कहूँगा कि पूरे देश भर के जैन समाज के लोग अपने अपने मंदिरों के सुरक्षा के प्रावधानों को सुनिश्चित करें। और आप लोगों से भी मैं कहता हूँ, मंदिर के गुल्लक में भले रुपया मत दो, मंदिर में दान भले मत दो, पर मंदिर के सुरक्षा के प्रावधान पहले सुनिश्चित करो।
चोरी होने के बाद चीजें मिल जाए बात अलग है, लेकिन हमारे भगवान की अविना और असाधना तो हो जाती है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। तो हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और कहीं किसी भी मंदिर में अगर किसी तरह की चोरी होती, इसके बावजूद भी चोरी हो सकती है, तो हमें उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। समाज को अपनी एकता, एकजुटता और सक्रियता का परिचय देकर उसे शीघ्र बरामद करने का प्रयास करना चाहिए। आज भोपाल के लोगों को अब इस मंच के माध्यम से मालूम पड़ रहा होगा। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी शक्ति के साथ इस कार्य में जुटा हुआ है, हमें प्रशासन का सहयोग देना चाहिए, लेकिन जब कभी हो तो पूरी समाज को आकर के खड़ा होना चाहिए। कम से कम समाज के मुखियों को इतना तो चाहिए, हर मंदिर के अध्यक्ष को ऐसे में चाहिए, पंचायत के प्रमुख को चाहिए कि भैया तुम्हारे यहाँ चोरी हुई, क्या क्या गया बताओ, आकर एक बार साइट पे विजिट तो करना चाहिए। त्रिलोकीनाथ के साथ ऐसा हो गया और हम चुपचाप खड़े, ये हमारी बहुत बड़ी कमी है, नादानी है, इससे बचना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए, किसी ने मोबाइल तक से भी जानकारी नहीं ली। मैं समझ रहा हूँ ये असंवेदनशीलता का प्रतीक है, ये अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं फिर कभी इस विषय पर विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी मैं समय यहीं हो गया, इसलिए इस सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। शंका समाधान।